नमस्कार, बजट राउंड टेबल में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा, मेरे साथ मौजूद है शिखा ठाकुर। और बजट राउंड टेबल में आज का क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2026 को पेश किया गया, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और आगे के अनुमान देश के सामने रखे गए। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ की लोअर रेंज 6.8% और अपर रेंज 7.2% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने भारत की आर्थिक मजबूती के पीछे मजबूत घरेलू मांग को प्रमुख कारण बताया है। इकोनॉमिक सर्वे 2026 की खास बात यह रही है कि पहली बार इकोनॉमिक सर्वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग अध्याय शामिल हुआ है, जिससे ये भी साफ है कि आने वाले समय में सरकार का फोकस नई तकनीकों पर रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे में ग्लोबल टेंशन के बावजूद वित्त वर्ष 2026 के लिए 7.4% की मजबूत ग्रोथ का प्रारंभिक अनुमान भी तय है। अब ऐसे में बजट राउंड टेबल में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ग्लोबल टेंशन के बीच में कैसे भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है और आने वाले वक्त में भारत के सामने क्या चुनौतियां रहने वाली है। साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि आने वाले वक्त में भारत की आर्थिक स्थिति कैसे पहले से ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ सकती है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2026 को आज पेश किया गया, जिसमें घरेलू मांग पर और निवेश बढ़ने का अनुमान जताया गया, जिस पर खासा फोकस रहा। साल 2027 में जीडीपी 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान जताया गया। साल 2025 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 17.9%, जो कि बढ़कर $55.6 बिलियन हुआ। 2026 में देश की जीडीपी $4 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है और जीएसटी सुधारों में ई वे बिल सिस्टम पर फोकस रखा गया। इस सर्वे में अमेरिकी टैरिफ से निपटने की रणनीति भी, जिस पर मंथन किया गया। साथ ही अगर ओवरऑल देखें तो 5 साल में रिटेल महंगाई का असर और उसका स्तर क्या हो सकता है, तो 5.5% से लेकर के 4.3% पर यह महंगाई दर आती हुई नजर आ रही है। 2021 और 22 में यही दर 5.5% पे थी। 2022 से 23 में 6.7%, 2023 से 2024 तक 5.4%, 2024 से 25 तक 4.6% और 25 से 26 4.3%। तो आइए शुरुआत करते हैं बजट राउंड टेबल की। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर मनोरंजन मोहंती जी मौजूद है। मनोरंजन जी, आपका स्वागत करती हूं। और हर्षल दिलवाली साहब हैं, हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत हर्षल जी बजट राउंड टेबल में। और शुरुआत हर्षल जी मैं आप ही के साथ करती हूं, क्योंकि आज एक अच्छा बूस्ट दिखाया गया है और 7.2% के आसपास हमारी ग्रोथ को दिखाया गया। लेकिन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को अगर डायरेक्ट फायदे के तौर पर देखें तो इकोनॉमिक सर्वे में आपको क्या उम्मीद नजर आती है? मैम, अगर हम पिछले साल की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने 5% एक बहुत ही अच्छा फिगर है जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट किया है। एंड आने वाले टाइम की बात करें तो इसके अंदर 6 to 5% की और हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। लास्ट टाइम अराउंड 15.5 बिलियन मतलब करोड़ के आसपास की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू, इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू हॉस्पिटैलिटी ने कंट्रीब्यूट किया है इंडियन गवर्नमेंट को। And in 2025 they have contributed around 22 लाख करोड़। तो आई मीन ये बहुत एक बड़ा जंप है और आने वाले टाइम पे हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं 6 to 8% इंक्रीज हो सकता है रेवेन्यू, जो कि हम इंडियन गवर्नमेंट को एज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर सकता है। बिल्कुल, मनोरंजन जी भी हमारे साथ है। सर, अगर हम एक परसेंट के तौर पर देखें तो 6.8 to 7.2% ये बहुत ही बड़ा रेंज है। लेकिन अगर धरातल पर इसे उतरता हुआ अगर आप देखते हैं तो क्या लगता है जो अनुमान लगाया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, क्या आपको वो पूरा होता हुआ नजर आता है? और ये जॉब की पर्सपेक्टिव में ये परसेंट और साथ ही पूरी इकोनॉमी आपको कैसे बढ़ती हुई नजर आती है? देखिए, अब जब भी हम डिस्कशन करते हैं, हर साल बजट के टाइम हम डिस्कशन करते हैं और उसके बाद बजट के बाद फिर हम उसका रिजल्ट को भी कंपेयर करते हैं। और उसके साथ साथ हम जब ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो रिलेटेड होता है। तो जो हमारा आम आदमी की कंजप्शन रेट क्या है और हमारा इन्फ्लेशन किस स्टेज पे पहुँचे हैं और हमारा जो डेफिसिट है, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, उसमें हम कितना सुधार ला रहे हैं। उसमें अगर देखा जाए, जो अगर हमारा एक्सपेक्टेशन है वो लगभग हम सोच रहे हैं कि ये 4.2 तक आएगा। लेकिन वो 4.2 तक लाने के लिए हम हर सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर इकोनॉमिक सर्वे को एक अलग से रख दीजिए आप, हम प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकल देखें कि हमारा
आज की डेट में वर्ल्ड रिसेशन चल रहा है, तो अमेरिका की तरफ से हमारे ऊपर कितना दबाव है, और उसके साथ साथ हम यू की जो अभी एग्रीमेंट हुआ है, हम इंडिया अभी चाह रहा कि कहीं ना कहीं ऐसे रास्ता हमें मिले जो हम उसका टक्कर दें। तो अमेरिका को भी ऐसे पोजीशन में लाएं जो हमारा ट्रेड के लिए जो बेनिफिशियल होगा तो वो हम करें, और वो होने के बाद ना तो ये हमारा जो ग्रोथ और हमारा जो टारगेट है तो वो अचीवमेंट करने में वो इजी हो जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट को ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। हमारा इस बार जो एक्सपेक्टेशन है तो हमारा कैपेक्स में वो बढ़ोतरी होगी, चाहे वो 10-12% हो, लेकिन होगा। और उसके साथ साथ हमारा ये जो ग्रोथ रेट है, देखो हमेशा हम लोग एक बड़े सपने लेके चलते हैं, और जब तक हम बड़ा नहीं सोचेंगे तो हम उस दिशा में पॉजिटिव अप्रोच के साथ चल नहीं सकते। तो इसीलिए जो 7.2 का हमने रखा है तो कोई ऐसा नहीं है कि वो अचीवेबल नहीं है। आज की डेट में पूरा कंपैरिजन करें वर्ल्ड वाइज तो भारत, इंडिया इज ए फर्स्टेस्ट ग्रोइंग, फर्स्टेस्ट डेवलप्ड कंट्री है, तो जो सब मानते हैं और दिखता भी है। तो इसीलिए आज के बजट को अगर डिस्कशन करें और आगे 3 दिन के बाद जो बजट आने वाली है तो ज़्यादातर उम्मीद जो है ना तो कंसिस्टेंसी और कंप्लायंस के ऊपर ज़्यादा होगा। और बाकी जो मीडियम सेक्टर्स है, जैसे हमारे सबसे ज़्यादा आज की डेट में रिलायबिलिटी किसको चाहिए, जो सिक्योर्ड फ्यूचर किसको चाहिए, जो सीनियर सिटीजन्स है, मतलब जो 60 साल से ऊपर है और सुपर सीनियर सिटीजन्स है, उनके लिए अगर बात करें तो इसकी एक्सपेक्टेशन मुझे ज़्यादा है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आएगी जो जो 20-22 करोड़ के आसपास है। नहीं, लेकिन आपने क्योंकि परसेंटेज की बात की, उम्मीद हमेशा हायर साइड पर रखनी चाहिए और हमने उसको अचीव भी किया है। हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी समझना होगा कि अगर इकोनॉमिक सर्वे में कहा जाता है कि हमारे यहाँ पूंजी महंगी है, हाँ। तो उसको भी देखना होगा। अगर हमारे यहाँ इकोनॉमिक सर्वे में रुपए के अंडर वैल्यू होने की बात होती है तो हमें मार्केट के पर्सपेक्टिव से ये भी समझना होगा कि क्या उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारा हमेशा यही गवर्नमेंट का रहा है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, बढ़ाने की दिशा में हर तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है। उसका रीजन क्या है? वो यही रीजन है जो आप पूछ रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें होगा तो आपका डॉलर इनकम बढ़ेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। तो वही चीज़ें चैनलाइज हम कर रहे हैं कि आज जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा होम लोन की रेट कम हो जाए, जो कैपिटल गेन की टैक्स जो 1.25 है वो 2 लाख तक हो जाए, या मेडिकल जैसे ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम की जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें अगर देखा जाए तो सारे डिडक्शन जो सेविंग्स की जो थी लोगों के अंदर कि कुछ भी इनकम करें तो कुछ सेविंग्स कर दें, ताकि एंड रिजल्ट तो का ये रहे कि हमारे पास पैसा हो ताकि हम उसको इन्वेस्ट करें। तो कंजप्शन जितना होगा तो इकोनॉमिक रिवॉल्विंग तभी होता है। जी बिल्कुल। हर्षल जी भी हमारे साथ है। हर्षल जी, हॉस्पिटैलिटी की जब भी बात होती है, कुछ सेक्टर्स ऐसे डिफाइंड है बिजनेस में, जैसे कि अगर स्कूल कॉलेजेस की बात हो गई तो वो इकोनॉमी में बहुत स्ट्रांगली माउंट करता है, लेकिन हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर पिछले 6 वर्षों में, 5 वर्षों में आपको कैसे बढ़ता या घटता नजर आया है, और आगे की तरफ क्या लगता है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को क्या बूस्ट मिलने वाला है? जो सर्वे आया है और जो उम्मीदें हैं आगे आने वाले दिनों में जिस दिन बजट पेश होना है, हॉस्पिटैलिटी को कितना स्ट्रेंथन करने की जो कोशिश है वो सरकार की तरफ से? मैम मेरी तो एक यही है कि देखिए हॉस्पिटैलिटी ने 10 मिलियन जॉब क्रिएट की हैं पिछले साल, और आगे हमें यही उम्मीद है कि हम और सारी जॉब्स भी क्रिएट करेंगे। और एक अच्छा टूरिज्म सेक्टर के हिसाब से इंडिया एक बहुत अच्छा एक कंट्री है जहाँ पे टूरिज्म का एक बहुत स्कोप है। हम डोमेस्टिक टूरिज्म को भी बूस्ट करेंगे। अब मैं कुछ उन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जीएसटी के स्लैब्स निकाले थे जिसके अंदर से हम 5% जीएसटी भरे थे अगर रूम का रेट 7500 रुपये था जी। लेकिन उसके अंदर एक लूप होल ये था कि हम उसमें कोई भी इनपुट हम क्लेम नहीं कर सकते, तो हम बैक टू स्क्वायर आ जाते हैं। इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें हमारी कोई आमदनी नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे अभी सर ने कहा महंगाई बढ़ रही है, तेल बढ़ रहा है इस समय, आप मान के चलिए इसके अलावा गैस बहुत महंगी हो चुकी है, सप्लाईज बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, तो ऑपरेशनल कॉस्ट एक होटल को चलाने में बहुत ज़्यादा आती है। इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि ये जो 5% है स्लैब, ये 10,000 तक के रूम तक कर देना चाहिए। यानी कि जो भी रूम 10,000 तक के बिक रहे हैं उन्हें 5% ही जीएसटी पे करना चाहिए, और हमें ये इनपुट को क्लेम भी करने की एक
मतलब सरकार को हमारे लिए करनी चाहिए कि हम इनपुट भी अपना क्लेम कर सकें ठीक उस है हर्षल जी, 5% में। इसमें एडिशनली मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, रियलिटी के सेक्टर में, रियल स्टेट्स के सेक्टर में जो चीज़ें सामने आई हैं, हमने देखा है कि अब एक लोगों के जहन में ये भी अभी है कि रियल स्टेट बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। कई लोग ये भी कहते हैं, कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो बहुत डाउनग्रेड होने वाला है। ऐसे में अगर 2047 का विजन है तो रियल स्टेट का क्या आपको नजर आता है? मैम, रियल एस्टेट ऑब्वियसली बूस्ट कर रहा है। अगर आप देखें इस समय कंस्ट्रक्शन किस लेवल के ऊपर जा रही हैं, इंडिया एक बहुत ही अच्छी मार्केट बन चुकी है जहाँ पर एक बहुत अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज आर ग्रोइंग। अगर हम नोएडा गुड़गांव की बात करें तो ये आज के टाइम के ऊपर किसी भी अच्छी से अच्छी कंट्री को बीट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ getting the foreign direct investments in India. Practically it's unaffordable. But if we talk about what facilities we are getting, it is affordable because आज के टाइम के ऊपर India is the next future. तो मेरे हिसाब से तो रियल एस्टेट बूस्ट कर रहा है, बट सरकार को थोड़ा सा इसके ऊपर और लेकिन ध्यान अगर देना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज है तो जॉब्स हैं क्या? मैम, जॉब्स क्यों नहीं है? आप ये देखिए जॉब्स कहाँ नहीं है। इंडिया के पास अच्छी से अच्छी जॉब्स हैं और इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्शन से लेकर हमारे जितने भी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, इंडिया उसमें लीड कर रहा है। और जब तक ये सब चीजें इंक्रीज करें तो ऑब्वियसली जो रेशियो है, जो ग्राफ है, वो इंक्रीज ही करेगा, वो डिक्रीज नहीं करेगा। एंड इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारे पास जॉब की कमी नहीं है। हमें सिर्फ अच्छी स्किल्ड लेबर चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए एंड जॉब की कोई कमी नहीं है। बट एयरपोर्ट्स देखा हमने, उड़ान कल भी प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया, उनके एक्सपेंशंस की बात हो रही है, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स आपकी बढ़ रही हैं, रेलवे में आपका सुधार हो रहा है। इन सब सुधारों से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, क्या प्री कोविड जब आपके बाहर के विदेशी टूरिस्ट आते थे, क्योंकि टूरिज्म पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन क्या उसको मैच कर पाए या अभी भी एक दबाव है मार्जिन का? देखिए मैम, इस समय इंडिया को सबसे ज़्यादा टूरिज्म जो एक कंपटीशन मिल रहा है वो विदेशी देशों से मिल रहा है। थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, दुबई हो गया, कई कंट्रीज ने तो इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री भी कर दिया है। लेकिन हम कई जगह के ऊपर हम कह सकते हैं कि इनसे हमारे को एक बहुत अच्छा लाभ हुआ है, क्योंकि आफ्टर कोविड 5 साल के बाद इंडिया ने डोमेस्टिक टूरिज्म के अंदर बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। और 2000 अगर हम 47 की बात करें तो हम लोग अराउंड 67 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, और इंडिया कर रही है। अभी आप जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो वो सबसे बड़ा ऑलमोस्ट एयरपोर्ट होने जा रहा है। तो इससे अच्छा और टूरिज्म का बूस्ट और क्या हो सकता है? बिल्कुल मनोरंजन सर, मैं इसी बात पे एक बात करना चाह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने कहा, तो अगर आप पिछले 15-20 साल पहले चले जाएं और आज की डेट में करें, जमीन आसमान का अंतर है। फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। वो किस में किया है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा किया है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर में होने से, जैसे उन्होंने बोला कि आपका चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हमारा हो, चाहे टूरिज्म हो, तो हर चीज़ के लिए साधन जो है ना वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह आपका अवेलेबल है तो आपका ये जो हर सेक्टर जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई पर्टिकुलर दिल्ली में नहीं हो सकता कि दिल्ली में होगा या बम्बई में होगा कि या पुणे में होगा, ऐसा नहीं। आप आज की डेट में भारतवर्ष में कहीं भी जगह, किसी भी जगह चली जाइए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही है तो आप कहीं से भी बैठ के अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन इस समय पूरी जो दुनिया है वो स्लो डाउन पे चल रही है। हम सब देख रहे हैं, अलग अलग फैसले अमेरिका करता है। तो स्लो डाउन के समय में ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया है और जो उम्मीदें हैं, इसमें भारत के लिए कितना ज्यादा रिस्क सबसे फैक्टर बड़ा है? खुशी की बात क्या है, जब पूरा दुनिया स्लो डाउन में है तो भारत पर उसका आप असर। कभी ये महसूस नहीं किया होगा भारत में बैठ के कि हम स्लो डाउन हाँ। है। हमारा हर तरीके से हर सेक्टर में ग्रोथ है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो भी ग्रोथ है और हर सेक्टर में ग्रोथ है। वो क्यों है? ये हम लोगों की वजह से है, हर इंडियन की वजह से है। और वो हमारा सोच, इन्फ्लेशन एक अलग जगह है, हमारा एक्सपेंडिचर की जो आदत है वो एक अलग जगह है, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसमें तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाता है, अगर उसमें कंप्लायंस और सिंप्लिसिटी अगर उसके साथ चले, तो बाहर की एफडीआई की बात कर रहे हैं कि इस बार हमारा इतना ग्रोथ हो गया। वो क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ क्योंकि बाहर से जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो इनको एक ट्रस्ट फैक्टर है। इनको लगता है कि अभी अगर मैं आ रहा हूँ,
आज जो पॉलिसी के साथ जा रहा हूँ, ये नहीं कि मुझे 5 साल अगर बोला जा रहा है तो 2 साल में बोलेंगे भाई खत्म हो गया आप जाओ। तो वो ट्रस्ट फैक्टर जो है ये गवर्नमेंट बिल्ट अप किया है। लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा अभी इन्होंने बढ़ाया है। बिल्कुल। हम हर क्षेत्र में देखते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये नहीं देख सकते, ये भूल नहीं सकते कि महंगी ब्याज दरें भी हैं। बिल्कुल है। तो महंगी ब्याज दरें फिर इन्वेस्टमेंट को क्या किसी तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट कर रही हैं? बिल्कुल करेगा। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। देखो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम एक नॉर्मल लेमैन व्यू में समझते हैं इसको। आप प्राइवेट इन्वेस्टर हैं तो आप क्यों लगाएंगे पैसे? कुछ कमाई के लिए लगाएंगे? लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली नो। आप इंडिया की पर्सपेक्टिव से मत देखिए, आप खुद एक इन्वेस्टर के हिसाब से देखिए। आप कोई भी इन्वेस्टर पैसे क्यों लगाएगा? तो उसका कहीं ना कहीं रिटर्न की उम्मीद है कि मुझे ये रिटर्न मिलेगा। बाहर की जो आ रहा है तो उसके इंडिया के डेवलपमेंट पे क्या जाता है, हम तो चाह रहे हैं ना, लेकिन उसका कहीं ना कहीं होता है कि मैं इसमें जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उसमें मुझे सर्टन रिटर्न मिले। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इंडिया क्या चाहता है, अगर बाहर से कोई आता है, अगर इन्वेस्टमेंट करता है, मेरा यहाँ जॉब क्रिएशन हो, मेरा यहाँ पे ग्रोथ उन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेरा इन टर्म्स ऑफ इनकम डॉलर इनकम का हो, तो ये एक्सपोर्ट बढ़े। तो वो इंडिया का जो हमारा जो एम है उस जरिया में जा रहा है, उस दिशा में जा रहा है। तो इसीलिए कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ पे आएगा, उसके लिए अगर भारत की पॉलिसी क्लियर होगा, भारत की कंप्लायंस पॉलिसी क्लियर होगा और वो ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा, तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तब जाके आपका एफडीआई बढ़ेगा, लोग भी आएंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। एट द सेम टाइम हम इंडिविजुअल हैंड्स में जो टैक्सेशन है वो स्ट्रक्चर को भी हमें ध्यान में रखते हुए इसको डिसीजन लेना है। हर्षल जी, हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में जो महंगाई का स्तर है वो भी कहीं ना कहीं कटील करके दिखाया गया। इसकी वजह क्या नजर आती है? क्या ऐसा लगता है कि महंगाई दर जिस तरीके से, जो अभी पूर्णिमा जिसका जिक्र भी कर रही थी और सर ने भी कहा, महंगाई दर कम करके दिखाना, या फिर कम है या उम्मीद है कि महंगाई दर कम हो सकती है क्योंकि अब तो ईयू के साथ करार भी हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी बढ़ेंगे। क्या इसका असर आने वाले 5 वर्षों में आपको नजर आता है? जस्ट टू ऐड ऑन शिखा, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन को बढ़ाकर दिखाया गया है, तो फूड इन्फ्लेशन अगर होगा तो वो सीधे सीधे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा। देखिए मैम, मैं पहले भी इस बात को दोहरा रहा था और आज भी दोहराऊंगा, हमारे पास एक फूड ही एक ऐसी है चीज़ जो एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को संभालती है, वो इसके एक बैकबोन होती है। और अगर वो चीज़ बढ़ेगी तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को सबसे ज़्यादा हिट होगा और इसीलिए रूम के रेट्स बढ़ेंगे। इसलिए सारे जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो रूम के रेट्स उन्हें चुभते हैं। तो ऑब्वियसली जितना भी अभी हम इतने 5 साल में देख रहे हैं, अभी तक मैंने आपको बताया तेल के रेट बढ़ रहे हैं, सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, जितना भी हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं उनके रेट बढ़ रहे हैं, तेल्स के रेट हैं, जो भी पेट्रोलियम है उसके रेट सारे बढ़ रहे हैं। तो ये तो इनडायरेक्टली क्या, तो डायरेक्टली हमारे को इफेक्ट कर रहा है और इसके कारण हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है। आप ये देखिए, अब हमारे पास फॉरेन टूरिस्ट इतने नहीं है जितने हम पिछले 5 साल में कोविड से पहले देख पा रहे थे। वो सिर्फ इसी की वजह से क्योंकि उनके पास हमसे चीपर ऑप्शन के अंदर एक बेटर प्लेसेस हैं, एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक बेटर टूरिस्टिक प्लेसेस हैं। वो शायद इंडिया को एक सेकेंड ऑप्शन में रख रहे हैं। जब तक हम इन चीज़ों के इनफैक्ट डोमेस्टिक वाले लोग भी, अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपका अगर डोमेस्टिक में घूमने में खर्चा 60-70 हज़ार लगता है किसी डेस्टिनेशन पर, और बाहर जाने पर, अब्रॉड घूमने पर अगर वही खर्चा 1 लाख रुपया लगता है, पीपल प्रेफर स्पेंडिंग 1 लाख रुपया। एब्सोल्युटली मैम, एंड ये सिर्फ एक स्पेंडिंग पावर हम सिर्फ एक फूड या इसके ऊपर नहीं देखेंगे, हम एविएशन के ऊपर भी देखेंगे। अगर आप एविएशन के रेट्स देखें, वो इतने ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुके हैं कि उनसे सस्ती डोमेस्टिक फ्लाइट से सस्ती तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं। तो वाई पीपल इन इंडिया क्यों वो ट्रैवल डोमेस्टिकली करेंगे जब उनके पास एक विदेशी एक पर्यटक स्थल ज़्यादा बेहतर है। इंटरनेशनल टूरिज्म इज मच मोर चीपर दैन इंडियन टूरिज्म। सो इसीलिए कटौती हमें सिर्फ फूड या बेवरेजेस के ऊपर ही नहीं, हमें एविएशंस के ऊपर भी करनी चाहिए। जीएसटी के ऊपर भी थोड़ा सा रैशनलाइज्ड वे के अंदर हमें जीएसटी लगाना चाहिए, स्पेशली फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री, स्पेशली फॉर द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, क्योंकि ये एक बैकबोन है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। ये एक बहुत फैंसी बिजनेस लगता है पर ये बहुत मनी गजलिंग बिजनेस है। हमारे को बहुत प्रेशर होता है। कोविड के टाइम पर हम सबसे पहले बंद हुए थे और सबसे आखिरी में खुले थे।
बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की तरफ से लगातार टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, और हमने देखा कि प्रधानमंत्री हमेशा एक टूरिज्म को लेकर एक इन्फ्लुएंसर के मोड में कहीं पर भी जाते हैं तो वो कहते हैं आइए भारत में आइए, भारत में आप आइए, भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग से लेके ऐसी बहुत सारी चीजें, तो सरकार की तरफ से भी वो इंटेंशन दिखती है इसको अपग्रेड और इसको बेहतर करने के लिए। मनोरंजन साहब, हमने पिछले कुछ समय में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी स्कीम्स देखी, हमने फ्रीबीज का कल्चर देखा, और डेफिनेटली उन्होंने स्टेट से लेके सेंट्रल पर भी कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल बोझ को डाला है। इस इकोनॉमिक सर्वे में आप उस बोझ का बैलेंस होना कैसे देख रहे हैं? संभावना क्या है, क्या करना चाहिए ताकि वो बैलेंस बना रहे, एक्स्ट्रा प्रेशर ना? देखो, फ्रीबीज की अगर बात करेंगे वो डेफिनेटली वो एक बर्डन है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। उड़ीसा में आज भी 1 रुपया में 1 किलो चावल मिलता है, राइट। उसका इफ़ेक्ट क्या है? उसका इफ़ेक्ट है कि 1 रुपया मिलने से जो आपको 1 किलो चावल के लिए जो आपको मजदूरी करने के लिए या कमाई करने के लिए जाना था, वहाँ से पैसे आने के बाद आप 1 किलो ले सकते थे, आज आपको 1 रुपया में मिल रहा है। तो इसीलिए आपके पास काम करने के लिए इच्छा नहीं है, आप काम करने जा नहीं रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव वे में आपका एनर्जी को उसमें डाइवर्ट कर रहे हैं, राइट। तो अगर फ्रीबीज की बात करें तो इसका इफेक्ट पूरा होल वर्ल्ड में कहीं पे भी होगा तो उसका इफेक्ट हमारा पूरे इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अगर आदमी काम नहीं करेगा तो वो डेवलपमेंट में हिस्सा नहीं लिया तो वो उसका वेस्ट गया। तो इसीलिए पूरा इकोनॉमी की जो हमारा साइकिल है उसका इफेक्ट कर रहा है। तो फ्री बीज के बारे में तो हम कभी भी इसकी फॉर्म में नहीं है, अनलेस अनटिल हमें ऐसे फ्री बीज देना पड़े जहाँ पे बिल्कुल जरूरत हो, राइट, वो देखना जरूरी है। जैसे कि गरीबों तक खाना पहुंचाना, बिल्कुल, बट उनको भी प्रोडक्टिव वे में अदरवाइज वो होता है। जैसे मनरेगा है तो वो आप पैसे दे रहे हैं, काम करा रहे हैं, बिकॉज उनको काम दे रहे हैं। हम पहले अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो आप अगर जाए सब्जेक्ट में, जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता था तो हम इसको टैकल कैसे करते थे? ऐसे ही तो करते थे कि अपना पैसे को दे के काम करवा के इनके हाथ में कैसे पैसे दे, वो कैसे खर्चा करे, साइकिल कैसे घुमाए, वो करते थे। लेकिन आज की डेट में जो है ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड आप ले लो, क्योंकि सबको सत्ता में रहना भी है और सत्ता में रहने के लिए भी ये सब चीज़ें करना ही पड़ता है। लेकिन कुछ हद तक तो ये सही है, लेकिन अगर पूरे तरीके से आप फ्री भी सबको देते रहे, करते रहे, तो वो कभी भी देश के लिए सस्टेनेबल नहीं है, ना सही भी है, ना ये ग्रोथ में आपको किसी भी टाइप की सपोर्ट कर सकता है। सर, आजकल जो फैमिलीज है वो म्यूचुअल फंड SIPs पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। उससे जो बजट होता है और बचत जो वो करती है उस पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी होती है। मैं अमूमन लोगों को देखती हूँ कि उनके फ्यूचर प्लान्स तैयार होते हैं जिसमें ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसका असर कितना आपको नजर आता है? और उसके डिपेंड करता है कि आपका टैक्सेशन क्या है। जैसे इक्विटी से अभी आजकल सब म्यूचुअल फंड में मूव करते हैं, क्योंकि अगर डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगता है तो फिर भी कोई भी ये नहीं सोचता कि मेरा रिस्क फैक्टर कितना है, कौन सी इन्वेस्टमेंट करूं और उसके साथ मेरा रिस्क फैक्टर कितना जुड़ा हुआ है। तो अभी देखता क्या है आदमी कि मेरा टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, मैं अगर इसमें इन्वेस्ट करूं कितना टैक्स लग रहा है, अगर मैं म्यूचुअल फंड में करूं कितना लग रहा है, रिटर्न जब आ रहा है तो मेरे हाथ से टैक्स कितना जा रहा है, तो वो कंसिडर करके आज की डेट में इन्वेस्टमेंट रहा। तभी मैंने पहले आपको बोला कि जो पहला रेजिम में, जो ओल्ड रेजिम में अगर आप जाते हैं, 80C के चक्कर में हर आदमी कुछ ना कुछ चाहे 1.5 लाख रुपया वहाँ पे सेव करता था, मेडिकल के लिए वहाँ पे ATD में एक करता था, या मतलब हर चीज में सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करता था, मजबूरी में करता था, राइट। लेकिन आज की डेट में वो चीज़ें खत्म हो गई, ठीक है। तो ये हम ना अपने जनरेशन नहीं, हम नेक्स्ट यंग जनरेशन की बात करें, ये एक हैबिट था जो हमें मजबूरी में करना पड़ता था। आज धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म हो रहा है और रातों रात सब चाहते हैं कि हमें लाखों रुपए मिल जाए, इनकम हो जाए, राइट, शॉर्टकट। तो ये चीज़ को भी ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट को ऐसे पॉलिसी भी लाना पड़ेगा जो एक सेविंग मोटिव जो है आम आदमी के अंदर ये होना चाहिए। और तभी जाके, क्योंकि देखो 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो हो गया आपका बचपन हो गया, एक युवावस्था हो गया, एक आपका एजेड हो गया, तो वृद्धावस्था हो गया। तो पहला जो है हमारा ड्यूटी बनता है इनको शिक्षा दे, राइट, और दूसरा जो है हम कमाएं, मेहनत करें और उसको हम यूटिलाइज, देश की प्रगति में भाग ले। और तीसरा अवस्था जो हमने जो कर दिया उसको कैसे आगे करना है और हमारा मतलब हम फ्यूचर को कैसे सेफ रखना है, ये तीनों चीजें हैं।
ये तीनों चीज़ को जब भी हमारा बजट बनता है, जो भी गवर्नमेंट होता है, तो ये तीनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे चलता है। पीछे हमने देखा नहीं, या तो हमें बहुत सारे सब लोगों को बताया नहीं गया, लेकिन आज की डेट में जो स्कीम्स है वो सारे उसी सेंट्रिक है। ठीक है, हम चाहते हैं कि फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर ले, सारे मतलब जितने भी हमारा, जैसे पहले मैंने बोला सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, उनके लिए हम ऐसे करें, लिमिट बढ़ा दे तो इनको ज़्यादा टैक्स देना न पड़े। लेकिन सर आज भी वैसे अगर ऐसे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है लौट के बुद्धू घर को आए, इन द सेंस कि बहुत सारे नए स्कीम्स हैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी, लेकिन फिर भी जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके थे दे आर गिविंग अस मच बेटर रिटर्न। अगर पोस्ट ऑफिस 7.2%, इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। बाकी आप देखेंगे तो 6.6, 6.5 अप इन्वेस्टमेंट, तो जाहिर है कि लोग पुराने ट्रेडिशनल स्कीम्स पर भी टिके हुए हैं। लेकिन हर्षल साहब, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि हम इवेंट्स की बात करते हैं, हम वेडिंग डेस्टिनेशंस की जो मैंने पहले बात की, फिर एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है मेडिकल टूरिज्म का। राइट। इसका एक्सपेंशन मैंने अपने आसपास बहुत ज़्यादा देखा है। पीपल आर थिंकिंग कि बाहर से लोग आएँ, उनके लिए रहने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, क्योंकि बाहर इलाज बहुत महंगा पड़ता है। तो होटल इंडस्ट्रीज मेडिकल टूरिज्म के साथ टाई अप क्या करेगी? क्या इवेंट्स और वेडिंग्स के लिहाज से हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से पॉपुलर हो रहे हैं क्या? जितनी वेडिंग्स हिंदुस्तान में पिछले 2 साल में हुई हैं इन टर्म्स ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग्स, और जितना रेवेन्यू सिर्फ उन वेडिंग से जनरेट किया है इंडियन इकोनॉमी के लिए, आई थिंक सो दैट इज़ ट्रिमेंडस, क्योंकि वो 22 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि बहुत ज़्यादा एक रेवेन्यू जनरेशन। बट ये लिमिटेड है कुछ कुछ जगह तक। गोवा में लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं, अंडमान निकोबार में करना चाहते हैं, उसके अलावा आई थिंक जैसे आप राजस्थान चले जाइए तो राजस्थान में लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं। तो या तो जिनकी कोई ट्रेडिशनल वैल्यू है वहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग करना ऐसा नहीं है मैडम, आजकल सबसे अच्छी तो डेस्टिनेशन जिम कॉर्बेट है। राइट, सबसे पास पड़ती है, 3-4 घंटे में आप दिल्ली से पहुंच जाते हैं, आप जिम कॉर्बेट में कर सकते हैं। आजकल लोग पहाड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा फैसिनेशन हो गया है, तो मुक्तेश्वर है, मसूरी है, नैनीताल है, कसौली है, शिमला है, हमारे पास कौन सी डेस्टिनेशंस नहीं है। यहाँ तक कि मैम लोग केरला तक जा रहे हैं शादी करने के लिए। आप तो सिर्फ एक नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया को देख रहे हैं। इंडिया तो कितने सारी स्टेट से बना हुआ है। आप जब अंडमान तक जा रहे हैं उससे पहले तो बहुत सारे स्टेट्स आके जा चुके हैं। तो ये एक वेडिंग का जो ट्रेडिशन है, स्पेशली फॉर द हिंदू पीपल एंड फॉर एनी ऑफ द रिलीजियस पीपल, एक वेडिंग एक बहुत ही ऑस्पिशियस एक फेस्टिवल हो गया है आज के टाइम पर। और वो अब 1 या 2 दिन का एक टाइम नहीं रहा है। अब जो वेडिंग्स हैं वो सिर्फ 1 या 2 दिन की वेडिंग्स नहीं रह गई हैं, वो एक फेस्टिवल बन चुका है, जो कि 1 हफ्ते भर चलता है, 3 दिन चलता है, 4 दिन चलता है। तो इससे बहुत सारे तरीके से बेनिफिट्स एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा मिलता है। इससे सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, इससे केटरर्स को फ़ायदा होता है, डेकोरेटर्स को फ़ायदा होता है जी। और एक जो पहले होता था ना ट्रेडिशनल टाइप ऑफ वेडिंग्स, अब एक फेस्टिवल टाइप ऑफ वेडिंग्स। लेकिन हर्षल जी, मैं इसमें एक सवाल जोड़ना चाहूँगी। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है ब्लैक मनी की। ब्लैक मनी की प्रॉब्लम इसलिए है कि आप जो कोट करते हो और जो आप पैसे लेते हो उसमें मुझे ऐसा फील होता है लगभग 60% जो है वो ब्लैक मनी में जाता है। ये कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान दे रहा है। इसको लेकर के क्या रेगुलरिटीज़ होनी चाहिए और कैसे ये रेगुलेट करना चाहिए? मैम, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला, आप जीएसटी को रैशनलाइज कर दीजिए एक करेक्ट वे में, ये अपने आप रुक जाएगा। आपने 5% स्लैब ले आए हो, लेकिन आपने हमारा इनपुट लेने से हमें मना कर दिया, तो हम कहीं ना कहीं से तो हम बैक टू स्क्वायर के ऊपर हम लॉस में ही जा रहे हैं ना। अगर आप ये स्लैब 10,000 रूम तक ले आते तो शायद हमारे को उतना बेनिफिट मिल जाता। अगर मैं आपको कुछ आंकड़ों की बात करूं, जो ब्रांडेड होटल्स हैं, अगर हम उनके रूम्स देखें, दैट आर 3,75,000 रूम्स, और बाकी अगर मैं रूम्स की बात करूं 10 मिलियन से ज्यादा और भी सारे रूम्स हैं इंडिया के अंदर, तो उन रूम्स की तो कोई बात ही नहीं करता। सिर्फ क्या इंडियन उन ब्रांडेड होटल्स के ऊपर चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो पिसता है वो एक मीडियम साइज और एक स्मॉल साइज होटल एक सबसे ज्यादा पिस रहा है इसके अंदर। क्योंकि अगर आप देखिए एवरेज अब जो रूम रेवेन्यू हो जाएगा आने वाले 1-2 साल के अंदर, वो हो जाएगा 8,000 रुपीज पर नाइट। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी फिक्स्ड एसेट्स बढ़ेंगी, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगी, तो रूम की कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन जब हम 7,500 रूम की कॉस्ट से ऊपर आएंगे तो हम लोग 18% टैक्स पैकेट के अंदर आ जाएंगे। तो इसीलिए मेरा सिंपल यही है कि आप अपने टैक्स जो स्लैब्स हैं, आप उसे एक करेक्ट फॉर्म के अंदर उसे एक और सही तरीके से उसे रिफॉर्म करिए,
ताकि हमें भी उतना ही बेनिफिट हम इससे उठा सकें। बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी रियली एक्सपेंसिव। बट एनीवेज आंकड़े दिख रहे हैं, मजबूती के साथ दिख रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है, एक रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है और इसीलिए हम आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और अगर इसी ग्रोथ रेट के साथ हम बढ़ते रहे तो बहुत जल्द हम दूसरी या पहली अर्थव्यवस्था की तरफ भी मजबूत होते हुए नजर आएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हर्षल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बजट राउंड टेबल में आज के लिए फिलहाल थैंक यू। थैंक यू सर।